1996 में फिल्म आई फायर। औरत और मर्द से ज्यादा ये कहानी थी इंसानी रिश्तों की। देश के बंटवारे का एक नया चेहरा पेश करती फिल्म थी अर्थ। बवंडर राजस्थान में एक औरत के साथ आबरूरेजी की सच्ची दास्तान को दिखाया इस फिल्म ने। साल था 2000। धीरे धीरे लगा मुल्क के सिनेमा ने स्मिता पाटिल की मौत से जो खोया था उसे वापस पा लिया है। ये नया नाम नंदिता दास। लेकिन नंदिता ने खुद को सिर्फ सिनेमा तक महदूद नहीं रखा। मशहूर पेंटर जतिन दास और अदीब वर्षा दास की बेटी नंदिता दास आज है हमारे रूबरू। आप नंदिता हैं कि नौंदिता हैं? पहली गलतफहमी मैं अभी साफ कर देती हूँ कि मैं बंगाली नहीं हूँ, इसलिए मैं नौंदिता नहीं हूँ, मैं नंदिता हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी उड़ीसा के हैं और माँ गुजरात की हैं। अच्छा वो आपने पूछ लिया क्योंकि ज्यादातर लोग समझते हैं कि मैं बंगाली हूँ। ये बताइए कि आप हैं क्या? अच्छा। आप साहब एक्टर भी हैं जी, आप एक्टिविस्ट भी हैं आप प्ले राइट भी हैं, आप थिएटर में भी दिलचस्पी डायरेक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी आप माँ हैं। भी हूँ। प्रोफेशन में आप क्या हैं? मुझे कभी महसूस नहीं हुई ये ज़रूरत कि मैं अपने आप को उस तरह से डिफ़ाइन करूं या ये जैसे होता है ना, आप किसी पार्टी में मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, तो एक लाइन में जवाब हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं ये हूँ। और मेरे ख्याल से मेरे पिताजी भी कुछ ऐसे ही हैं, इवन दो ही इज़ अ पेंटर, बट आप जानते हैं कुकिंग को उतनी ही दिलचस्पी से करते हैं, गार्डनिंग को भी उतनी दिलचस्पी से करते हैं। 6000 उनके पास हैंड फैंस हैं, तो क्या वो कलेक्टर हैं? ज़रूरत नहीं है आपको कि कोई आप एक ही चीज़ हो, आप ये भी करें वो भी करें। आपका कोई एक ऑक्यूपेशन या एक प्रोफेशन, सिर्फ जब फॉर्म भरना पड़ता है कभी कभार और ऑक्यूपेशन लिखना पड़ता है तो मैं सोचती हूँ यहाँ मैं क्या लिखूँ। तो एक्टर का एक ठप्पा, क्योंकि वो एक पब्लिक स्पेस में है। कमर्शियल फिल्म से आपका क्या रिश्ता रहा है? कोई रिश्ता नहीं है। अगेन गोइंग बैक टू माई अपब्रिंगिंग, मेरे माँ बाप फिल्में नहीं देखते थे तो मैं भी मतलब दैट वाज नेवर अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। जब मैं कॉलेज में आई तो और तब से मुझे लगता था कि बहुत कम लोग फिल्में देखते हैं, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे वो ज़्यादा देखते नहीं थे। तो कई बार मुझे फिल्म इंडस्ट्री में शुरू के दिनों में लोग समझते थे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब समझती है और एरोगेंट है, शी लुक्स डाउन अपॉन कमर्शियल सिनेमा। बट मुझे सच में ये नहीं मालूम था कि इसका इतना गहरा और इतना वाइड स्प्रेड असर है, क्योंकि हम लोग कई बार जो खुद पे जो बीतती है उससे एक्सट्रापोलेट करते हैं, उससे समझते हैं कि भाई हमें जैसा लगता है वैसे दूसरों को लगता होगा। अब मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि फिल्मों का बहुत, हिंदी बॉलीवुड का, चाहे साउथ में चेन्नई में अगर हैं तो आप तमिल सिनेमा का कमर्शियल सिनेमा का असर बहुत गहरा है। लेकिन हर तरह के लोग हैं और उसकी जगह हमें मिलनी चाहिए। तो मेरी खुद की ज़िंदगी में उस तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा। इसीलिए कई बार जब लोग पूछते हैं तुम कमर्शियल फिल्म्स क्यों नहीं करती, तुम दोनों कर सकती थी, तुमने यू मिस्ड द बस, तुम ये मार्केटेबल भी हो जाती और अपने तरीके भी काम करती वगैरह वगैरह। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे एक वेजिटेरियन को अगर आप 10 बार कहें कि ये बिरयानी बहुत जायकेदार है या कबाब बहुत अच्छा है, तो वो शायद, मेरी माँ तो नहीं खाएंगी, वो वेजिटेरियन है, तो मेरे लिए वो कुछ उस तरह का है और इसीलिए मेरा रिश्ता दूर का है। एक मैं बताऊं क्यों मैंने सवाल किया। आपके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ा आइन है। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए एक्सप्रेशन जरूरी है? वो थिएटर में हो कि सिनेमा में हो कि आर्ट सिनेमा में हो, कमर्शियल सिनेमा में हो, कोई भी मतलब ये आपको डिसाइड करना है। वो क्या आपने डिसाइड किया है? जी डिसाइड किया है, कुछ खुद ब खुद हुआ है। मैं पहले एनजीओज के साथ जुड़ी थी, मेरी मास्टर्स इन सोशल वर्क है, तो मैं उसके बाद फिल्मों में आई। तो ऐसा नहीं था कि मुझे हमेशा से कोई एक्टर बनना था और चलिए अब फिल्म करते हैं, बल्कि उल्टा हुआ। मेरी फिल्मों की जो चॉइसेस थी वो उसके पहले के जो मेरे एनजीओ के दिन थे जहां मैंने औरतों के साथ काम किया, बच्चों के साथ काफ़ी गहराई से जुड़ के काम किया, वो सारी चीज़ें, या और मसलों के साथ जो मैं जुड़ी थी थ्रू माय स्ट्रीट थिएटर, सफदर हाशमी के ग्रुप के साथ जो मैं जुड़ी हुई थी, वो सारी चीज़ों ने इम्पैक्ट किया मेरी फिल्मी चॉइसेस पर भी। जिस तरह की फिल्में मैं खुद देखना चाहती थी वो थी इंडिपेंडेंट सिनेमा, चाहे वर्ल्ड सिनेमा हो, चाहे हमारे मुल्क का जो अलग, जैसे फ्रेंच एम्बेसी में हम लोग देखा करते थे ट्रूफो और गोदाद, रशियन सेंटर में देखते थे ताकोव्स्की, और फिर आइजनस्टाइन की फिल्म्स देखी,
इंडिया में अदूर गोपालकृष्णन हैं, मृणाल सेन हैं, गिरीश कासरवल्ली हैं, इन सब की फिल्में देखकर बड़े हुए। तो ऑटोमेटिकली उस तरह का एक टेस्ट डेवलप हुआ और उस तरह की स्टोरीज, उस तरह की कहानियाँ, उस तरह के चीज़ों का एक हिस्सा बनने की इच्छा थी। तो फिल्मों में जब मैं आई भी बाय डिफ़ॉल्ट उसी तरह की फिल्मों से मैं ज़्यादा अट्रैक्ट हुई। पहली फिल्म एक तरह से फायर ही थी जो रिलीज़ हुई और उसके बाद फिर मैंने गोविंद हिलानी की 1084 की माँ, महाश्वेता देवी की एक नॉवल पे बेस थी। फिर धीरे धीरे रीजनल फिल्म्स के ऑफर्स जब आने लगे और ये लगने लगा कि हिंदी फिल्मों में इस तरह की फिल्में बहुत कम हैं और सारी फिल्में मेरे पास भी नहीं आ रही हैं। मैं दिल्ली में रहती थी, ज़्यादातर साल मैंने यहीं पर गुजारे हैं, तो जिसकी वजह से मैंने रीजनल सिनेमा को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया और वहाँ पाया कि लोग बल्कि कम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और ज़्यादा कन्विक्शन से काम करते हैं, बिकॉज दे हैव टू ऑपरेट इन अ स्मॉलर पॉन्ड। यहाँ एक इंडिपेंडेंट सिनेमा को भी कमर्शियल सिनेमा के लोगों के साथ compete करना है, वही होर्डिंग्स, वही टीवी चैनल पे एड्स दिखाने पड़ते हैं। उसकी वजह से रीजनल सिनेमा में मैं ज़्यादा जाने लगी और मुझे वहाँ ज़्यादा एक तरह से सेटिस्फैक्शन भी मिलने लगा। और मैंने अदूर गोपालकृष्णन के साथ काम किया, मृणाल सेन के साथ काम किया। बहुत अच्छा, मतलब उनका कन्विक्शन इस तरह के सिनेमा में नहीं पर दुनिया, ज़िंदगी, जो सारे मसले हैं उन सब से जो जुड़ाव है, दैट इज़ मच डीपर। उनके लिए एक मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है, इट्स नॉट ओनली एन एंड इन इटसेल्फ। ऑडियंस क्यों नहीं है? वो तो आप हर मुल्क में देखिए, जो भी कमर्शियल चीज़ें हैं उसके प्रति हमेशा ज़्यादा झुकाव। हॉलीवुड ने यूरोपियन सिनेमा को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये भंवरी देवी रेप केस में आपका इन्वॉल्वमेंट कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले तो क्योंकि मैं कॉलेज में थी और जब ये इंसिडेंट हुआ तो उनके अगेंस्ट रैली में भी मैं गई और भंवरी देवी और कई एनजीओज जो उनके साथ जुड़े थे उन सब के साथ मैंने भी एक आवाज़ उठाने की कोशिश की थी एज ए यंग स्टूडेंट। उसके बाद 2000 में जगमोहन मुंद्रा ने जब बवंडर नाम की फिल्म की तो एक ऑटोमेटिक एक इच्छा थी कि हाँ मैं इसका हिस्सा बनूंगी, पर एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी क्योंकि ये एक जीती जागती इंसान हैं, इनका केस अभी भी कोर्ट्स में है, तो उसमें इन्वॉल्व होने की। आखिर में भंवरी देवी के साथ हुआ क्या? कुछ नहीं, अभी भी केस बड़ा है। आप निर्भया की बात कर रहे हैं, हम लोग 2012 की, और कह रहे हैं इनको आप हैंग कर दीजिए, जबकि जो केस 20 साल, तकरीबन 20 साल होने को आए, जो तब से पड़ा है, जो पूरी दुनिया को मालूम है, इतना उसके बारे में लिखा गया है, उसके खिलाफ कोई नहीं, मतलब अभी हम आवाज़ नहीं उठा रहे। ऐसा क्यों है इस मुल्क में? तो देखिए 2012 में जो निर्भया का केस हुआ ना, वो पहला उस तरह का केस था ना आखिरी, लेकिन इस तरह के केसेस आए दिन हो रहे हैं माइनर्स के साथ। आप किसी भी दिन का अखबार उठा लीजिए, चाहे पहले पन्ने पे हो, अगर दिल्ली बॉम्बे में है तो पहले पन्ने पे होगा, थोड़े छोटे शहर में है तो तीसरे पन्ने पे होगा, और अगर किसी गांव में या किसी ट्राइबल के साथ या दलित के साथ हो रहा है तो और शायद अंदर होगा। तो इसका मतलब ये केसेस उठते रहेंगे लेकिन सोशल रिफॉर्म बिल्कुल नहीं। कई बार मायूसी का अगर हम माहौल देखें तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर रोज़ केस इस तरह से उठ रहे हैं। कुछ कैंडल लाइट मार्चेस या चिल्ला, वो सब भी ज़रूरी है, मैंने ये नहीं कह रही कि नहीं ज़रूरत है उसकी। 2012 के बाद आई थिंक कुछ तो बदला है, कहीं पर ये टॉलरेंस टू वायलेंस कम हुई है कहीं पर। अभी जो केसेस सामने आ रहे हैं वो तो एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ है। दिल्ली में मैंने सुना है 200% राइज हुआ है सिर्फ रिपोर्टिंग में, यानी लोग अब चुप नहीं रहना चाह रहे हैं। ये बहुत अपने आप में अच्छी चीज़ है कि लड़कियां खुद कह रही हैं कि मैं क्यों अशेम्ड हूँ, परिवार वालों से लड़ रही हैं, परिवार वाले खुद कह रहे हैं कि नहीं हम इस बात पे चुप नहीं रहेंगे। ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि जब तक हम एक कल्चर ऑफ साइलेंस बनाए रखेंगे इन चीज़ों पे तब और बुरा होगा, क्योंकि हम उससे लड़ेंगे ही नहीं। बट सिर्फ कहने से और बोलने से भी बात नहीं बदलने वाली है। इसके लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा कि FIR सही तरह से दर्ज हों, सेंसिटिव पुलिस वाले हों कि लोग, औरतें अपने आप को सेफ फील करें वहाँ बोलने के लिए, फास्ट कन्विक्शन रेट हो। जब कोई केस होता है तो एक फास्ट ट्रैक सिर्फ एक केस के लिए मत आप डिमांड करिए, हर इस तरह के केस में फास्ट ट्रैक हो, पनिशमेंट, हाईएस्ट पनिशमेंट हो। पर अब ये बताइए आपने, इसमें सिर्फ मैं अगर एक चीज़ खाली ऐड करना चाहूँगी कि इस सब के जो रूट कॉज है वो है औरत की सोसाइटी में जो जिस तरह से एक औरत को देखा जाता है, जब तक वो मानसिकता, वो सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म और ऊपरी चीज़ें हैं, इनको भी करते रहना पड़ेगा, लेकिन एट द रूट उस बुनियादी चीज़ को, तो साहब उसको बदलने में नंदिता जी, मैं आपको क्या बताऊं, एक हमारे यहाँ ठुमरी के बोल हैं मसलन जी,
डुलाए जाओ बेलना मारी जई हो। क्या मतलब है? वो लेटे हुए हैं, थक के आए हैं, तुम बेलना पंखा झले जाओ, अगर रुकी तो मारी जाओगी। अब ये साहब बड़ा रोमांटिक गीत समझा जाता है। ये आपके कल्चर को कितना सदियों से इंटरनलाइज कर रखा है आपने। लेकिन इसका एक ऑप्टिमिस्टिक जवाब अगर मैं सोचूं तो ये होगा कि सिर्फ इट टेक्स ओनली वन जनरेशन टू चेंज। यानी अगर मैं अपने बेटे को या बेटी को अलग तरीके से उनकी परवरिश करूंगी, चाहे मेरे साथ कुछ भी हुआ हो, चाहे मैंने वही सीखा हो, मतलब मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसी औरत होती जिसने यही सीखा है कि भाई झुक के चलो, ऊंचा ना बोलो, पंखा झलते रहो, रुको मत वगैरह, लेकिन अगर मैं अपनी बेटी और बेटे की परवरिश अलग करूंगी तो ऑलरेडी वो चेंज हो गया है, क्योंकि वो अलग तरीके से बड़े होंगे, उनकी सोच अलग होगी और वो कभी भी उस चीज को आगे नहीं चलाएंगे। बहुत मुश्किल है, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है, सिया सीता हमेशा 4 कदम पीछे ही चलेंगी जब तक कि ये एपिक प्ले आउट होगी। इसीलिए और एपिक्स बनाइए ना, ऑल रोल मॉडल्स बनाइए। तो सीता ने भी अगर उसी कहानी में से अगर हम वो लें कि जब उन पे शक किया गया, उन्होंने कहा मुझे नहीं रहना है भाई ऐसे आदमी के साथ, धरती फट जाए और मैं अंदर चली जाऊं, उन्होंने अपनी इज्जत रखी। नंदिता, आपने पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। एक पाकिस्तानी एक्सपीरियंस कैसा रहा वो? बहुत बढ़िया। रामचंद पाकिस्तानी एक फिल्म थी। जी जी जी, मेरी पुरानी दोस्त थी, पहले से मैं जानती थी, महरीन जब्बार को। एक मीरपुर खास नाम की एक जगह है, वहाँ कराची से और सिंध की तरफ, और वहाँ जो हमारा पूरा यूनिट था वो उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा था क्योंकि कराची से ज़्यादातर लोग थे, और मैं क्योंकि आधी गुजराती हूँ, बवंडर जैसी फिल्म में काम किया था, तो राजस्थानी मारवाड़ी भी आती थी, सिंध काफ़ी समझ लेती थी, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो जो लैंग्वेज बोलते थे वो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन नहीं समझ पा रहे थे पूरी तरह से, और मैं समझ रही थी, तो मैं उनको ट्रांसलेट करके बताती थी। उनका जो पहनावा था बिल्कुल बॉर्डर के इस तरफ जिस तरह से लोग पहनते हैं, वो घाघरे और वो चूड़े वगैरह। और हमारी जो डायरेक्टर थी महरीन, वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है और मैं बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो वहाँ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते थे कि अच्छा आप तो इंडिया से हैं तो वेजिटेरियन खाती होंगी, तो मैंने कहा जी नहीं, मैं नॉन वेज खाती हूँ। पाकिस्तान अगेन इज़ अ वेरी मतलब टेंस्ड हमारा एक इमेज है, और मैं कई बार जा चुकी हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि वहाँ कई पीस इनिशिएटिव्स के दौरान मैं गई थी, और मेरे ख्याल से अगर हमारा वीज़ा ज़रा खुल जाए तो लोग अपनी आँखों से देख कर आ जाएँ, और वहाँ के लोग भी यहाँ देख लें कि हम लोगों में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, और वही सिमिलैरिटीज़ हमारे दोस्ती की दुश्मन है क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर हम एक ही हैं तो फिर हम अलग क्यों हैं। नहीं, अलग अलग मुल्क हो सकते हैं, यूरोप में यूरोपियन यूनियन बनाई है। तो फिल्म चली कैसी? अच्छी चली, मतलब इस तरह की फिल्में चली, आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? करण जौहर की फिल्म के हिसाब से तो नहीं लेकिन आजकल इंडिपेंडेंट सिनेमा का एक अपनी लाइफ होती है, क्योंकि वो डीवीडी पे आ जाती है, फिर अलग अलग फॉर्मेट्स पे यूट्यूब पे आ जाती है, तो इस तरह से आई थिंक रामचंद पाकिस्तानी डिड प्रीटी वेल, फेस्टिवल सर्किट में भी अच्छा हुआ। और उसी के बाद मैंने अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म फिराक बनाई थी, तो काफ़ी फेस्टिवल्स में मैं दोनों फिल्मों को रिप्रेजेंट, धीरे धीरे आने वाला था आप तेजी से आ गई। फिराक जो आपने फिल्म बनाई, 50 फिल्म फेस्टिवल्स में आप उसको लेके गई, उसकी अपील किस वजह से थी? क्या इवेंट की वजह से थी? अगर वो इवेंट 2002 ना हुआ होता, फर्ज कीजिए। जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तब भी उतनी ही रिलेट करती, क्योंकि जब मैंने फिल्म बनाई थी मैंने सोचा था मैं किसी फेस्टिवल को नहीं भेजूंगी, जबकि मैं इतने फेस्टिवल्स जा चुकी थी एज एन एक्टर, पर मुझे लगा शायद बाहर के लोग इससे रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके रेफरेंसेस कॉन्टेक्स्ट बहुत यहाँ के हैं, अपने लोगों के लिए एज दे से बनाई थी। एंड आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि जब मैं अलग अलग मुल्कों में जाती थी, चाहे मैं इस्तांबुल गई, व्लादिवोस्टॉक रशिया में गई, डर्बन साउथ अफ्रीका में गई, अमेरिका में गई, हर मुल्क में लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि हर मुल्क में प्रेजुडिस है, हर मुल्क में आइडेंटिटी से लड़ाई है, हर मुल्क में हम और आप और या वो उसकी एक दूरी है, तो मसले सारे वही हैं। थिएटर में मैंने जो प्ले आपका देखा, जो आप और आपके शौहर ने मिलके, ये अपनी तफरीह के लिए आपने कहा दोनों, इससे पहले कि एक दूसरे से बोर हों, मिलके एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर दोनों मिलके एक्ट करते हैं, उससे रिश्ता भी बना रहेगा और एक चीज भी चल जाएगी। ऐसा ही हुआ था क्या? कुछ ऐसा था, मतलब कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ क्रिएटिव करने का मन भी था, और मैं बहुत जगल कर रही थी, छोटा बच्चा था, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की चेयरपर्सन थी, कुछ एक्टिंग भी कर रही थी, मेरा एक मंथली कॉलम आता है वो भी लिख रही थी,
और साथ साथ घर की भी एक सारी चीज़ जो जिम्मेदारियां हैं, जो ट्रेडिशनल रोल्स औरतें आज भी, मेरे जैसी औरतें जो अपने आप को बहुत वोकल और प्रोग्रेसिव समझती हैं, फिर भी वो सारी चीज़ें जो निभानी पड़ती है उसी हद तक जितनी शायद एक घरेलू औरत को करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के दौरान मुझे ये लगा कि मैं क्यों ना ये नाटक लिखूं। घर में ही रिहर्सल कर लेंगे, मेरे हस्बैंड को भी एक्टिंग करने का थोड़ा शौक था, मैंने कहा चलो तुमको हम एक्टिंग भी करवा देते हैं और ये हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल था, इतना आसान भी नहीं था। जब चीज़ें खुद की ज़िंदगी के करीब हों या अपने दोस्तों की ज़िंदगियों से भी ली गई हों तो उसमें एक टेंशन भी रहता है। आप एक रियल लाइफ हस्बैंड के साथ जो सारा अपना गुस्सा दिन का है वो नाटक में डाल देते हैं, स्क्रिप्ट में डाल देते हैं। कई बार सुबोध मुझे कहते थे तुम तो सारे मेरे डायलॉग्स स्क्रिप्ट में डाल दिए, अब तो तुम्हें मुझे स्क्रिप्ट क्रेडिट भी देना पड़ेगा क्योंकि सारी हमारी कॉन्वर्सेशंस इसमें हैं। लेकिन उसे भी करने के बाद जैसे रिलेट की बात है, बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट किया है, ख़ास तौर से औरतों के साथ। जब भी वो प्ले देख के आते हैं मुझे आके कहते हैं ये तो मेरी कहानी थी, आपको कैसे पता चली? क्योंकि वही है, ये घर घर की कहानी है एक तरह से। आपने हबीब तनवीर के साथ भी काम किया जी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही मज़े का। यानी उस तरह मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग शायद आज होंगे जो इतने प्यार से, लगन से, इतना डूब के काम करते हैं। एक तो नया थिएटर अपने आप में, ये छत्तीसगढ़ी एक्टर्स के साथ काम करना, उनकी जो फोक, उनका जो अपना जो ट्रेडिशन है फोक थिएटर, उसको उन्होंने संजो के रखा और उसके साथ साथ मॉडर्न प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को उसमें डाला, कंटेम्प्रेराइज किया। वो अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है। उनका जो रिश्ता है उन एक्टर्स के साथ, उनके पूरे परिवार का, मोनिका दी जो उनकी वाइफ थी, जो नगीन उनकी बेटी, पूरा घर, पूरा परिवार एक घुला मिला था। और वो रिहर्सल मतलब 2-3 महीने आप शो की बात भूल जाइए, आप बस रिहर्सल करिए। तो वो एक जो तरीका है, जो जर्नी की बात है, जो मेरे पिताजी भी हमेशा कहते हैं, जी जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। तो वो चीज़ जो मैंने अपने घर में भी सीखी है, वो एक तरह से उसका एक एक्सटेंशन था। अल्बर्ट पिंटो वाली फिल्म जो सईद मिर्ज़ा ने बनाई थी, उसको इस वक्त दोबारा बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अब जो डायरेक्टर जिन्होंने इसको दोबारा बनाने की कोशिश की है, उनका नाम है सौमित्र रानडे। उन्होंने उसका एक अलग टेक, वो एक्चुअली रीमेक नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल रीमेक। तो नाम सब वही हैं और आज का जो यूथ है वो क्यों इतने गुस्से में है उसके बारे में बात है, लेकिन बिल्कुल एक अलग टेक से है। सोशल मीडिया के बारे में आपके कुछ व्यूज हैं जी, वो क्या है? बहुत डरते डरते आई थी क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। और आने के बाद मैं थोड़ी हिल भी गई थी, सच बताऊं तो, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें लिखी जो बहुत ही सिविल तरीके से, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, जब भी मैं कुछ लिखती थी 10 सेकंड में जिस तरह के जवाब आते थे, इतने सारे विट्रियोलिक मैसेजेस आ जाते थे। यू एंड योर किड गो टू पाकिस्तान, किड को भी ले आते थे, सीधा पाकिस्तान जाइए, आपको हम टुकड़ों में काट देंगे, गो गेट रेप्ड इन पाकिस्तान। इस तरह की घिनौनी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें तो जो मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकती, इस तरह की चीज़ें आती थी। तो मैंने फिर ये भी लिखना शुरू किया कि इसके लिए बहुत मोटी चमड़ी चाहिए इस सोशल मीडिया में एंगेज होने के लिए। सब लोग कहते हैं अगर इतने तुम्हें बुरे ट्वीट आते हैं उसको डिलीट कर दिया करो। ऐसे क्यों डिलीट करें? ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं और लोग देखें, और लोग कई बार जवाब देते हैं। बीच बीच में एक आधा कोई आ जाता है कि आप इन सब से घबराइएगा मत, ट्वीट करना बंद मत करिएगा। उसकी वजह से मुझे एक तरह से कैटलिस्ट बनने का भी मौका मिला। कई बार ऐसे कई कैंपेन्स हैं, पिटिशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिल्में जो अपना क्राउड फंडिंग कर रही हैं वो मुझे लिख देती हैं कि आप क्या सपोर्ट कर सकती हैं। डार्क इज ब्यूटीफुल, दरअसल एक्सप्रेशन है वो है ब्लैक इज ब्यूटीफुल, जो तो अमेरिका में था। ब्लैक इज ब्यूटीफुल से डार्क इज ब्यूटीफुल में ये अंतर आपने क्यों पैदा किया? पहली बात मैंने नहीं किया, कई लोग समझते हैं कि ये कैंपेन मैंने शुरू किया। ये विमेन ऑफ वर्थ नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये डार्क इज ब्यूटीफुल शुरू किया। और पर आई थिंक इट वाज मोर अ रिएक्शन, क्योंकि फेयर एंड लवली और फेयर इज लवली सब कुछ इतनी बार कहा गया है, इन रिस्पॉन्स कहा गया कि डार्क इज ब्यूटीफुल। यहाँ क्योंकि लफ्ज जो डार्क बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे मुझे मालूम है बचपन से कहा जाता था नाक नक्शे अच्छे हैं लेकिन बेचारी सांवली है, शी इज अ बिट डार्क, यू नो। सांवली हमारे यहाँ तो सब सांवले पंख का हुस्न है। ये सब कहने की बातें हैं। आप मैट्रिमोनियल एड्स देखिए जो इतने सालों से वही कह रहे हैं, फेयर, होमली, कॉन्वेंट एडुकेटेड। तो इसीलिए उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और अगर आप देखें प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं आजकल। यूरोपियन, अमेरिकन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की भी एक वाइटनिंग लाइन है हर जगह, जिस तरह से वाइटनिंग क्रीम्स, और बस 7 दिन में आप
सांवले से गोरे हो सकते, गोरे से और गोरे हो सकते हैं। और अगर आप गोरे हो गए तो आप सक्सेसफुल होंगे, तो आपको अच्छा लवर मिलेगा, आपको अच्छा पति मिलेगा, मतलब आपकी दुनिया बस बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और अगर आप सांवले हैं सो इट्स डूम्स डे, यू आर गुड फॉर नथिंग। ये हर एड आपको 10 बार कह रहा है, हर मैगजीन आपको कह रही है, हर होर्डिंग कह रही है, फिल्में कह रही हैं, टेलीविजन कह रहा है। ये हमारी जो कास्ट सिस्टम, स्पेशली हिंदू, उसमें जो कास्ट सिस्टम है जहाँ पर ब्राह्मण थे क्योंकि वो अपर कास्ट थे, आर्यन के डिसेंडेंट्स थे, घरों में रह के इंटेलेक्चुअल चीज़ें करते थे, जबकि जो शूद्र थे, छोटी निम्न वर्ग के जो लोग हैं, वो खेतों में काम करते थे, काले हो जाते थे वगैरह। तो कुछ उसको कहते हैं कि इस वजह से है, कुछ कॉलोनियल हैंगअप को कहते हैं कि ये ज़्यादा पिछले 200 साल में जो हमारे ऊपर हुकूमत की अंग्रेज़ों ने, जो गोरे थे वो हमारे माई बाप थे, तो उनकी वजह से हो गया है। पर खैर इसके रूट्स में जाने की बजाय तो रियलिटी इज़ कि आज के ज़माने में जब हम इतनी और चीज़ें, प्रोग्रेसिव चीज़ों की बातें करते हैं, कहते हैं कि औरतें अब कई चीज़ों में काम कर रही हैं, बोल रही हैं, ज़्यादा आउटस्पोकन हो गई हैं, उसके साथ साथ ये जो 2 कदम पीछे होने की जो बात चल रही है कि एंड प्रोडक्ट्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं। प्रेजुडिस अगर नहीं होता तो उसका फ़ायदा उठाने का कोई मतलब, उसी का फ़ायदा एक तरह से उठाया जा रहा है। दे आर कैशिंग इन ऑन द प्रेजुडिस। बहुत सारी अब लड़कियां मुझे मतलब लिटरली सड़कों पे रोक के बोलती हैं कि थैंक यू फॉर दैट कैंपेन, यू नो आई फील बेटर अबाउट माई सेल्फ। इतने ईमेल्स मुझे आने लगे। मुझे भी लगा कि मैं जैसे कई कैंपेन्स को सपोर्ट करती हूँ, ये एक और चीज़ है। मुझे मालूम था कि एक अहम मुद्दा है, लेकिन इतना अहम है ये शायद मुझे भी नहीं लगा था, बिकॉज अगेन थैंक्स टू माई पेरेंट्स जिन्होंने ये कॉम्प्लेक्स मेरे दिलो दिमाग में नहीं डाला था। एक ऐसे फनकार ख़ानदान से आप हैं, उसमें रहना और उसमें बड़ा होना ज़रा सा ऐसा नहीं लगता कि जैसे सबसे अलग आपकी उठान हुई, सबसे अलग आपकी परवरिश हुई? देखिए प्रिविलेज कई तरीके के। नहीं, सही बात है, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। बल्कि तो एक आर्टिस्टिक फैमिली, आप जैसे लोग आते थे घर, अलग अलग तरह के राइटर्स, फिल्म मेकर्स, पेंटर्स, थिएटर वाले, म्यूज़िक, इस तरह की चीज़ें देखना। और फादर खाना बना रहे हैं, माँ ऑफिस जा रही हैं। जैसे बचपन में मुझे लगता था कि माएँ ऑफिस जाती हैं और जो पिताजी हैं वो घर पे बैठ के खाना साफ करना ये सब करते हैं और शौकिया तौर पे पेंटिंग करते हैं। तो एक तरह से जो रोल रिवर्सल हुआ, तो ये सारी चीज़ें और जो आज़ादी मिली एक खुले तरीके से सोचने की, सवाल उठाने की, वो सारी चीज़ें जो आई, उसका जो मतलब एक जो प्रिविलेज जिसको आपने कहा, वो अब ज़्यादा महसूस होता है। क्योंकि देखते हैं कि लोग ज़्यादातर एक तरह से चलते हैं, पढ़ाई को ही बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या सक्सेस, हमारे वोकैबुलरी में सक्सेस, करियर, इस तरह के वर्ड्स ही नहीं थे। मतलब प्रैक्टिकल ये चीज़ भी नहीं, दौलत, मनी तो का तो खैर नहीं था, पर इन चीज़ों को तो ऑलमोस्ट बुरा माना जाता था, कुछ अजीब सा माना जाता था। अब जब मैं देखती हूँ बाकी बच्चों की जिस तरह से परवरिश होती है, लोगों की जो प्रायोरिटीज़ हो गई हैं, जो एक तरह से हम लोग इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं, आर्ट को सिर्फ एक शौकिया चीज़ मानते हैं, ग्रो करने का हिस्सा नहीं मानते। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे मेरा बुढ़ापा आ गया है, के ज़माने की हैं। ऐसा ही लग रहा है। मेरे से जो बड़े हैं उनके साथ मुझे लगता है कि मेरी ज़्यादा नज़दीकी है, जबकि जो यंग लोग हैं लगता है कि वो किसी और ज़माने में बड़े हुए हैं। आपको ऐसा लगा कि एकदम से परिवर्तन हो गया लोगों के सोचने में, सोच में? मेरे ख्याल से पिछले 10-20 सालों में, ये शायद ज़्यादा होगा कहना, लेकिन बाबरी मस्जिद के बाद से एक तरह से सोच, अलग अलग कई चीज़ें सामने उठ के आई हैं। फिर जो पूरा ओपनिंग ऑफ द मार्केट जैसे कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, उसका एक अलग असर पड़ा है, अमरीकियत जो हो गई है हर चीज़ में। देखिए टेलीविज़न का बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा असर हुआ है लास्ट 5 सालों में, तो बहुत ही ज़्यादा। वो बहस, वो चर्चा इतनी सीमित हो गई है, एक तरह की हो गई है, और थोपा जाता है एक तरह से एक आइडिया को। कोई डिबेट भी है तो उसका मकसद ऐसा लगता है कि कैसे हम कोई सोल्यूशन पे ना आए, कैसे दूरी और बढ़ा दें उस डिबेट से, बनस्बत कि ये सोचें कि भाई इस डिबेट से हम कॉमन मिलकर कुछ एक रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ये बताओ कि बचपने से मज़हब का कोई रोल था ज़िंदगी में? उड़ीसा की आप हैं, उड़ीसा में जनाब जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर है। उड़ीसा पूरी सेकंड लार्जेस्ट जगन्नाथ मंदिर हमारे घर के बिल्कुल पास है। तो वहाँ दादी के साथ मैं कई बार जाती थी, रथ यात्रा हम खींचते थे और वहाँ का प्रसाद खाते थे, जिसमें बहुत दिलचस्पी थी। लेकिन घर के माहौल में उस तरह वहाँ का क्या था?
बहुत बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, बिना कोई लहसुन प्याज ये सब, खड़ा मसाला जिसे कहते हैं। अच्छा। उसका, और एकदम गाय का घी, और बहुत ही सादा लेकिन बहुत ही टेस्टी। पता नहीं क्या बात थी वहाँ के चावल में भी कुछ अलग बात थी, दाल और सब्जियां, अलग अलग तरह की वड़ियाँ होती थी, मिठाई तो 10 तरह की सिर्फ रेगुलर भोग में होती थी। तो वो सब यादें बहुत ताज़ा हैं। लेकिन मेरे दोनों पेरेंट्स लकीली उस तरह से रिलीजियस नहीं थे या रिचुअलिस्टिक नहीं थे। हमारे घर में कोई उस तरह की मूर्ति, या मतलब मूर्ति थी पर वो स्कल्पचर के हिसाब से थी, तो नॉट एज ए डेटी। दिवाली के दिन दिया ज़रूर लगाते थे, फुलझड़ी जो बिना आवाज़ करने वाली पटाखों से हम खेला करते थे। और रात को जुआ ज़रूर खेलते थे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खेलते थे। और नहीं, पर होली के दिन सूखे रंग लगाते थे। अभी तक अगर मैं कोई चीज़ मानती हूँ तो वो एक रिचुअल के हिसाब से राखी बांधती हूँ अपने भाई को, और उसमें भी कुछ वो खूबसूरत चीज़ है, और उसमें भी कोई मतलब टीका लगा के आरती करके कुछ नहीं, बस एक धागा होता है वो बांधती हूँ। अब तो बम्बई चली गई हूँ तो वो पोस्ट करती हूँ। पर हमारे घर में बचपन से हर मज़हब के लोग आते थे, हर तरह के लोग आते थे, कई और मुल्कों से लोग आते थे। तो एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा मैंने जो सीखी और जो इंटरनलाइज की, ये चीज़ें इज़्म के हिसाब से नहीं सीखी कि भाई सेक्युलर होना अच्छा है, फेमिनिस्ट होना अच्छा है, ये मतलब उस तरह की ये थ्योरेटिकल सीख नहीं है। जो देखा वो अंदर आप जिसको कहते हैं हिंदी में आत्मसाद करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, और उसकी वजह से आई थिंक एक ओपननेस जो आई, एक लेसनिंग ऑफ प्रेजुडिस, या एक तरह की सोच को, हाँ, खुला दिमाग जो एक विरासत में मिला है। फॉर दैट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। आपको ये मालूम है कि जगन्नाथ के सालबेग के गीत जी जगन्नाथ के ही श्रद्धा में मुसलमान सालबेग कौन थे? एक मुसलमान थे, और वो बल्कि पहले उनके रथ आने के पहले वहाँ पर एक झाड़ू जो दिया जाता था, विच वाज लाइक डिवोशन फॉर द गॉड, वो दिया करते थे। नंदिता, अभी सबरीमाला का मंदिर खुला है जी, वहाँ पे लॉर्ड अयप्पा की मूर्ति के जब दर्शन से पहले एक सूफी का मजार है। अच्छा। हर आदमी वहाँ जाने से पहले एक विभूति लेता है, उनसे दुआ लेता है, बाबर स्वामी जाए बगैर आपका अयप्पा का दर्शन हो नहीं सकता है। ये खास नहीं, ऐसे बहुत किस्से देश भर में हैं। और रही बात उसके प्रसाद की, मैं आपको बता दूं, प्रसाद मैंने जो खाए वो आपने नहीं खाए। गुरुवायूर का पायसम इतना लजीज। आप जगन्नाथ का अरसा पिठा नेक्स्ट टाइम खाइएगा, वो भी उतना ही आपको पसंद आएगा। तिरुपति का लड्डू, तिरुपति का लड्डू। खाने पीने में तो मुझे भी उतना ही शौक है जितना शायद आपको है। तो मेरे ख्याल में हमारे तीरथ इसी वजह से हो गए हमारे भी। मैंने कोई तीरथ नहीं किया, लेकिन हमारे देश भर में जितनी तरह का खान पान और भाषा, मैंने 10 लैंग्वेजेस में फिल्में की हैं, और उसकी वजह से अलग अलग जगहों में जाने को मिलता है। और हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारा ये पुराना क्लीशे है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पर इसमें जो सच्चाई है वो आई थिंक हम लोग पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, और उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं कहीं पर। नंदिता, आप ये बताएं कि अगर आप रिफ्लेक्ट करें जी, यानी ये भूल जाइए आपके इस वक्त आप एक टेलीविजन, मैं भूल ही चुकी हूँ, हम तो कितनी बातें कर रहे हैं। बस इतना बताइए आप संजीदगी से जी, कि आपकी जिंदगी का तत्व क्या है? कहना तो बहुत मुश्किल क्या है। हासिल किया आपने? हासिल तो मैं नहीं कहूँगी, हासिल करने की कभी कोशिश नहीं की, और हासिल करने को मकसद नहीं बनाया। एक सहारा दूं, लेकिन जर्नी को इम्पोर्टेंस हमेशा दी। अगर तत्व, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें डिपेंड करता है आप किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं आपका एक कोर पैशन क्या है इशू में, क्योंकि मेरा कोई पेट इशू नहीं है। किसी का पानी होता है, किसी का विमेंस राइट्स होता है, किसी का बच्चों का होता है, किसी का एंटी कम्युनलिज्म होता है वगैरह, और सब कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में बिखराव है, क्योंकि हर चीज़ में आई फील पैशनेट। अभी हो सकता है कुछ हुआ हो, तो जब बाबरी मस्जिद गिरा था तो वो सबसे ज़्यादा अहम था। जब कोई हादसा हो जाता है, जब बदायूं का केस होता है, तो उससे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी कुछ और चीज़ होती है, अगर मैं फिराक कर रही थी तो बाकी सब चीज़ें भूल के उसमें डूब गई थी। तो हर टाइम पे अलग चीज़ें आती हैं, लेकिन जर्नी एक अपने आप की जो एक अंदरूनी, एक इंटरनल जर्नी एक है, स्पिरिचुअल जर्नी है, और जो बाहर के साथ एक जुड़ के काम करने की जो जर्नी है, उसकी दूरी अगर कम होती जाए और
इसको समझा मतलब कह पाना मुश्किल है क्योंकि खुद मैं पूरी तरह से उसको नहीं समझी हूँ, तो आर्टिकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन वो पैरेलल जर्नी अगर मीर का ये शेर पढ़ा जाए, जी, यही जाना कि कुछ नहीं जाना, बिल्कुल, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। वाह क्या बात है। आई थिंक दैट इनकैप्सुलेट्स इट, है ना? जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया।